नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी पीएम-केएसवाई की। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत देश भर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मॉडर्न कोल्ड चेन्स, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, मेगा फूड पार्क्स, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज और फूड इरिडेशन यूनिट्स की स्थापना हो रही है। इन यूनिट्स की स्थापना से प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में कमी आ रही है, किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है और रोजगार का सृजन भी हो रहा है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे दो अत्याधुनिक और भविष्यगामी तकनीकों पर। फूड इरिडेशन, जो भोजन को सुरक्षित और दीर्घकालिक बनाता है, और फूड टेस्टिंग लैब, जो भोजन के हर निवाले की सुरक्षा की गारंटी देती है। ये दोनों कंपोनेंट्स प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत देश भर में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर रंजीत सिंह, जिनके निर्देशन में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन हो रहा है। सर, आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद विवेक। इस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार एंड वेलकम। सर, प्रारंभ में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत फूड इरिडेशन और फूड टेस्टिंग लैब्स का क्या महत्व है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे आपने अपने शुरू वाले रिमार्क्स में बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, पूरे देश भर में एक फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है। इसके भिन्न कंपोनेंट्स हैं, जिसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड फूड इरिडेशन यूनिट्स को सपोर्ट करना है। अब जैसे हम जानते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ कंज्यूमर के पास बिल्कुल अच्छी और स्वच्छ तरीके से पहुंचना चाहिए। उसको जितने भी हमारे FSSAI द्वारा प्रमाणित मापदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए उसमें, और वो टेस्टेड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द FSSAI, जिसके लिए अति आवश्यक है कि पूरे हमारे देश में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए, प्रॉपर फूड टेस्टिंग NABL एक्रेडिटेशन होना चाहिए, ताकि उस गुणवत्ता को जो हमने स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हैं उसकी टेस्टिंग हो सके एंड एश्योरेंस मिल सके कि हाँ, ये NABL, एटलीस्ट NABL द्वारा जो एक्रेडिटेड लैब्स हैं उसमें टेस्ट होके आया है, उसकी टेस्ट रिपोर्ट लगी हुई है। तो वो फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज सबसे ज़रूरी है हमारे फूड चेन में, फूड सप्लाई चेन को एक स्वच्छ रखने के लिए और क्लीन फूड, हाइजीनिक फूड जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। जहां तक सवाल है फूड इरिडेशन यूनिट्स का, फूड इरिडेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना हम फूड की शेप चेंज किए, बिना उसको गर्म किए हुए, हम उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। गुणवत्ता, जैसे मैं बोलूँ तो गुणवत्ता से मायने ये है कि उसमें कोई भी हानिकारक कीट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिमूव किया जा सकता है। इसको हम फूड हाइजीनाइजेशन भी कहते हैं। इसके द्वारा जो हेल्दी फूड है वो अपने कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। प्लस कुछ पदार्थ हैं जैसे प्याज हैं, आलू हैं, उसमें स्प्राउटिंग का इशू आता है। जैसे हम स्टोरेज में रखते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग होती है, तो फूड इरिडेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्प्राउटिंग को रोका जा सकता है। ये सब करने से जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मीनिंग ये है कि हमारे किसानों को अच्छी सपोर्ट भी मिलती है, उनका एकदम से जो खाद्य पदार्थ में जो हमारा वेस्टेज एंड लॉस होता है वो कम हो जाता है। प्लस जो इंडस्ट्री है उनको अपने रॉ मटेरियल स्टोरेज करने के लिए लंबा टाइम मिलता है, ताकि जो इंडस्ट्री है वो लंबे समय तक चलती रहे। तो ये दोनों ही कंपोनेंट जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत हम सपोर्ट करते हैं, मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है इसको, और इसके लिए टाइम पे हम जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि फूड इरिडेशन एक कोल्ड ट्रीटमेंट है, इसमें किसी तरह का केमिकल ऐड नहीं किया जाता, लेकिन सामान्य वर्ग में कुछ भ्रांतियां हैं इसको लेकर। तो मैं आपका इस पर एक ज्ञानवर्धक विचार चाहूँगा, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि फूड इरिडेशन उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी है, ये हानिकारक नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा जो है विषय यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया है। मेरे को भी ध्यान है कि बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके मन में डाउट रहता है कि क्या जो
खाद्य पदार्थ हैं, अगर उनको हम इरिडेशन के थ्रू उसकी हाइजीनाइजेशन करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या वो खाद्य पदार्थ उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाती है? ये एक बिल्कुल ही गलत और इस बेसलेस मैं कहूँगा अजम्पशन है, जबकि फूड इरिडेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इरिडेशन की टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, वो कभी भी जो खाद्य पदार्थ है वो डायरेक्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आता है। केवल उसकी जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, और रेडिएशन भी जो प्रिस्क्राइब्ड डोज है उसके ऊपर उतनी ही डोज उस खाद्य पदार्थ को दी जाती है जितनी कि उसके लिए आवश्यक है, ताकि जो उसमें कीट हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए और डिसइंफेक्ट कर दिया जाए। जो इरिडेशन की सोर्स है, रेडिएशन का सोर्स जो है, मेनली 3 तरह के सोर्स इसमें आजकल यूज़ में है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है, वो है कोबाल्ट 60, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम का आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्लस एक्सरेस। तो इसकी जो डोजेज है, कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू रेडिएशन हो, चाहे वो एक्सरे के थ्रू रेडिएशन दी जाए, जहाँ हो कोबाल्ट 60 की रेडिएशन हो, उसकी डोज पे बहुत डिपेंड करता है कि, और जो वो थ्रू लेबॉर्ट्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन उसकी स्टैंडर्ड सेट हैं, both by the Food Safety Standards Authority of India as well as the International Atomic Energy Agency and Codex। कोडेक्स जो है वो वर्ल्ड रेगुलेटर है, वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करता है सभी खाद्य पदार्थों की हाइजीनाइजेशन के लिए। तो इसमें कोई भी तथ्य नहीं है कि जो इरिडिएट किया हुआ खाद्य पदार्थ है वो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, जहाँ उसकी सेहत के लिए कोई नुकसानदायक हो सकता है। तो इरिडेशन इज़ लाइक एनी अदर ट्रीटमेंट जो हम हाइजीनाइजेशन के करते हैं, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट बहुत होती है जिसमें फ्यूमिगेशन होती है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, मेनली जो ग्रेन्स हैं, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो राइस है, उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। डोमेस्टिकली हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइन से उसको फ्यूमिगेट करते हैं ताकि उसमें कोई भी जो इन्फेस्टेशन है, इंसेक्ट्स हैं, उनको किल कर दिया जाए। तो ये एक केमिकल रहित, इसमें ज़रा भी केमिकल जो है वो यूज़ नहीं होता है, केवल दूर से एक रेडिएशन उसको डोज दी जाती है ताकि जितने भी उसमें सूक्ष्म जीव हैं या कीटाणु हैं वो खत्म हो जाए। जैसा मैंने पढ़ा है कि स्पाइसेस के केस में भी एथिलीन ऑक्साइड का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें कई बार उसके बुरे प्रभाव भी होते हैं। तो फूड रेडिएशन से हम लगभग सुरक्षित खाद्य पदार्थ को हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो स्पाइसेस की है, जो मसाले हैं, जिसमें भारत का अच्छा निर्यात भी है, एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, और डोमेस्टिक के तो हम खूब यूज़ करते हैं, अपने घरों में मसाले यूज़ करते हैं। तो इसलिए मसालों को डिसइंफेक्ट करने के लिए एक जो टेक्निक थी वो ETO का इस्तेमाल होता है, जो कि एक गैस होती है, एथिलीन ऑक्साइड उसको बोलते हैं। तो उसका कई बार रेजिड्यू जो है बच जाता है। उसके बनस्पत अगर उसको हम इरिडेशन के थ्रू करते हैं तो इरिडेशन का एक बेनिफिट ये भी है कि जो फाइनल पैकिंग है, कोई भी पदार्थ है उसको फाइनल पैक करके हम इरिडेशन के सोर्स के सामने से निकाल सकते हैं, तो उसमें जो भी सूक्ष्म जीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, तो एक उसका जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए केमिकल रहता है, इसमें कोई केमिकल यूज़ करने की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। तो मसालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया हाइजीनाइजेशन टेक्निक हम कह सकते हैं जो इरिडेशन है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि फूड इरिडेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसमें यहाँ 2 प्रश्न होंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह की फूड कैटेगरीज हैं जिसमें फूड इरिडेशन किया जा सकता है या हो रहा है, और दूसरा, इससे किसानों और एक्सपोर्टर्स को क्या लाभ है। आज की डेट में जो खाद्य बहुत काफ़ी अच्छी मात्रा में गिनती में है खाद्य पदार्थ हैं जिनका इरिडेशन हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है, हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी, एक्सपोर्ट्स के लिए भी। जैसे एक बहुत ही बढ़िया जो उदाहरण है वो है हमारे जो भारत के आम हम एक्सपोर्ट करते हैं। आम आपको पता है भारत का एक प्रीमियम एक्सपोर्ट्स में है और प्रीमियम मार्केट में जाता है। इसमें जो हमारा USA को एक्सपोर्ट होगा तो इरिडेशन के थ्रू ही होगा, बिकॉज USA की जो इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रिस्क्राइब करती हैं कि आपको अगर इंडिया से मैंगो आएगा तो वो इरिडेशन के चलते ही आएगा। तो इसलिए इरिडेट करके हमारे यहाँ से मैंगो का निर्यात होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक के लिए बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनके लिए भी काफ़ी अच्छी उसमें मात्रा में काफ़ी अच्छे उसकी क्वांटिटी जो है वो इरिडेट की जाती है। और भी कुछ पदार्थ हैं, जैसे
हमारे कई जगह पे कुछ देशों के लिए गेहूं और इवन आटा जाता है, वो आटे का एक्सपोर्ट भी जो है इरिगेशन के थ्रू होता है और हमारे द्वारा मॉफी द्वारा सपोर्टेड ये एक यूनिट है जो ये काम करता है, कार्य करता है। तो सर, हमने फूड इरिगेशन तकनीक को समझ लिया, किस तरह के फूड कमोडिटीज़ में इसका प्रयोग होता है, हमने इसके बारे में आपसे जानकारी ले ली। लेकिन अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अपनी स्कीम के जरिए किस प्रकार की सहायता इस फूड इरिगेशन में दे रही है। इसमें गवर्नमेंट का ये बिकॉज इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, अच्छी टेक्नोलॉजी है और हमारा जैसे गवर्नमेंट का ये भी है कि हम नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो फूड है स्पेशली उसको हाइजीनाइज करने के लिए ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। और इन सब तथ्यों को सामने रखते हुए केमिकल की जो कंजम्पशन है, केमिकल यूज़ जो है फूड वैल्यू चेन में उसका फुटप्रिंट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि जिसमें हम देश में 50 फूड इरिगेशन यूनिट को सपोर्ट करेंगे इमीडिएट प्रभाव से। हमारे अभी भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट खुला हुआ है और इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू हमने एप्लीकेशन कॉल फॉर की हैं, जिसमें 14 प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं और बाकी जो है अभी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगे। हमारी स्कीम के तहत हम अप टू 10 करोड़ रुपए की सहायता जो है एज ए ग्रांट या सब्सिडी कोई भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर है जो ये फूड इरिगेशन यूनिट लगाना चाहता है उनको हम प्रदान करते हैं। इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारे संपदा पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन आती है, उनको एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें मिनिमम इक्विटी जो है रिक्वायरमेंट वो 20% इक्विटी लगानी है, 20% बैंक से लोन होना चाहिए और जो लोन सैंक्शन और जो बैंक अप्रेजल है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से होना चाहिए। BARC एंड जो BARC की एक ब्रिट है, ब्रिट के साथ एक MOU साइन होता है ताकि जो सोर्स ऑफ इरिगेशन जो कोबाल्ट 60 है वो सोर्स ब्रिट द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए हम ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो एक ब्रिट के साथ MOU साइन कर लें और फिर हमारे पोर्टल पे अपने एप्लीकेशन डाल दें। तो हम जो है 10 करोड़ रुपए तक की जो अनुदान है, सहायता है वो सरकार देगी और प्रोजेक्ट जो है 2 साल में पूरा कर सकते हैं। और ये जो सहायता है 10 करोड़ की है हम 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। इंस्टॉलमेंट जो रिलीज़ होती है वो रीइंबर्समेंट बेसिस पे होती है। उसके डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं, 30% 33% एक्सपेंडिचर अपनी ओर से इक्विटी का, 33% लोन का होने पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करते हैं, इसलिए 66 पे दूसरी और फाइनल जब हो जाता है फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट में हम पूरी सब्सिडी जो है उनको रिलीज़ कर दी जाती है। सर, आपने स्कीम के विषय में बता दिया, लेकिन यहाँ पर कई क्वेरीज उद्यमियों की तरफ से भी आती हैं कि फूड इरिगेशन की जो स्कीम है इसमें स्टैंड अलोन फूड इरिगेशन किया जाना है या इंटीग्रेटेड ही किया जाना अनिवार्य है, थोड़ा इस पर भी आप क्लैरिफाई कर दें। इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि हम जो है दोनों तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो स्टैंड अलोन कोई फूड इरिगेशन यूनिट लगा के अपना फूड इरिगेशन सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता है तो वो भी हम सपोर्ट करते हैं, और किसी के पास पहले से ही कोल्ड चेन या कोल्ड चेन फैसिलिटी है और साथ में वो इंटीग्रेटेड सर्विस कोई प्रोवाइड करना चाहता है तो हम उसमें इंटीग्रेटेड में भी अलाउ करते हैं। इंटीग्रेटेड में साथ में कोल्ड स्टोरेज और रीफर व्हीकल्स की भी उसमें अवेलेबिलिटी है सपोर्ट की। राइट सर, अब हम आते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ, फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस कड़ी में हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फूड टेस्टिंग लैब्स क्यों आवश्यक है और भारत में फूड टेस्टिंग लैब्स का महत्व क्यों बढ़ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपने पूछा है। आज हम देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स आ रहा है बड़े लेवल पे, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उसमें बदलाव आ रहा है, जो पैकेज्ड फूड है उसका जो कंटेंट है हमारी डाइट में परसेंटेज में कह लीजिए वो बढ़ रहा है। तो ये सब करने के लिए जो टू इंश्योर कि जो हमारा पैकेज्ड फूड आ रहा है, हम सभी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, वो एक मिनिमम फूड स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना चाहिए ताकि उसमें जो गुणवत्ता है वो जो मापदंड है उसके इक्वलेंट या उससे ऊपर होनी चाहिए। वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड इशू कर दिए। फिर उन्होंने लाइसेंसिंग भी करते हैं, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हम उनको बोलते हैं, चाहे वो फूड मैन्युफैक्चरर हैं चाहे वो रिटेलर हैं, तो उनको बोलते हैं फूड सेफ्टी लाइसेंस को कंटिन्यूशन करने के लिए, लेने के लिए एंड कंटिन्यूशन करने के लिए उनको पीरियोडिक बेसिस पे अपने सैंपल जो है जो एक्रीडेटेड लैब्स हैं
मिनिमम NABL एक्रेडिटेड जो FSSAI के पैनल लैब्स हैं, उनसे उनको उसकी पीरियडिकली अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करवा के फिर ये मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में इसकी शॉर्टफॉल है। इसकी पूर्ति के लिए, इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं वेरियस एंटरप्रेन्योर्स को कि वो अपना आगे आएँ, फूड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, फूड टेस्टिंग लैब्स बनाएं जिसमें कि लेटेस्ट टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स में आपकी माइक्रोबियल टेस्टिंग हो सकती है, केमिकल टेस्टिंग हो सकती है, फिजिकल पैरामीटर्स की टेस्टिंग हो सकती है। तो ये सब करने के लिए हमारी एक फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का, उसके अंतर्गत हम 5 करोड़ रुपए तक की जो सब्सिडी है वो इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनको प्रदान करते हैं। तो अभी इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य क्या है? क्या कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जरिए आप आवेदन मांग रहे हैं लोगों से? बिल्कुल मांग रहे हैं। अभी आपको मेरे को ये बताते हुए हर्ष है, खुशी हो रही है कि अभी हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च किया है टू सपोर्ट 100 फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़। ये 100 जो फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इनको अनाउंस किया गया था माननीय फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा 24-25 के बजट में कि हम जो है भारत में 100 फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ न्यू सेटिंग अप के लिए सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है फ्लोट किया हुआ है। इसकी क्लोजिंग डेट जो है 20 जनवरी है। 20 जनवरी तक जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने प्रपोजल्स जो संपदा पोर्टल के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट mofpi.gov.in एंड जो संपदा पोर्टल है, दोनों जगह अवेलेबल हैं। उसको फॉलो करके उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट बना के बैंक अप्रेजल करवा के लोन सेंक्शन करवा के अपने 20 जनवरी तक जो है प्रपोजल जो है सबमिट कर सकते हैं। सर, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक को या उद्यमी को क्या करना होगा? उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? और मीन्स ऑफ फाइनेंस जो रहेगा, प्रपोज्ड मीन्स ऑफ फाइनेंस, वो क्या रहेगा? इंस्टॉलमेंट्स उसको किस तरह से मिलेंगे? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के लिए जो डिटेल गाइडलाइन जैसे मैंने पहले बताया कि वो मिनिस्ट्री की साइट पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं सभी जो इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद से एक बार जो गाइडलाइंस को बड़े ध्यान से पढ़ें। बहुत ही सरल भाषा में गाइडलाइंस लिखी गई हैं और उसमें बड़ा क्लियर कट एलिजिबिलिटी कंडीशंस हमने फिक्स की हैं। एलिजिबिलिटी में मेनली ये है कि मिनिमम 20% इक्विटी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी होगी। मिनिमम 20% जो है वो बैंक लोन होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जहाँ सिडबी और नबार्ड जहाँ नेडफी द्वारा जो है उसको अप्रेजल किया होना चाहिए। अप्रेजल की रिपोर्ट उसके साथ लगी होनी चाहिए। एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए लैब सेटअप करने के लिए। ये सब जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है। सर, यहाँ ये भी स्पष्ट कर दें कि जो टर्म लोन सैंक्शन होगा क्या वो प्रिंसिपली अप्रूव्ड माना जाएगा या फाइनल टर्म लोन सैंक्शन आप देखेंगे इसमें? इसमें हमें फाइनल टर्म लोन सैंक्शन होना आवश्यक है। दैट इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट कि टर्म लोन बैंक से फाइनल सैंक्शन लेके ही सबमिट किया जाना चाहिए। सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया। अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगा, खासकर युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और जो नए उद्यमी हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? वो कैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का लाभ ले सकते हैं और आगे फूड सेक्टर में काम कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक, जैसे हम जान रहे हैं कि एक हमारी इकोनॉमी का सनराइज सेक्टर है। इसमें बहुत ही अच्छी पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छी जो ग्रोथ हो रही है। आगे भी हमें अनुमान है और प्लस जो बहुत सारी जो इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी पाया है कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपस्विंग है आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में। तो इसलिए ये जो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ भी है। सीधा इसका जो लिंक है कृषि के साथ है और कृषि हमारी 45% जो आज की डेट में वर्कफोर्स है वो कृषि में लगी हुई है। तो इसलिए जो युवा इसमें काम आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। मिनिस्ट्री थ्रू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFME के द्वारा अच्छी जो सहायता है वो सभी को प्रदान कर रही है ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स वो आएँ, अपने प्रोजेक्ट लगाएं और इसमें बहुत सारा जो है प्रोबेबिलिटी है इसमें कि जो जॉब्स क्रिएट करें। और इसमें इस सेक्टर में अभी भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, बट इसमें
जो पॉसिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। द सेक्टर अभी अराउंड 6.5% CAGR के साथ ग्रो कर रहा है और इसमें आगे भी आने वाले समय भी ऐसे ही इससे बेटर जो है ग्रोथ के चांसेस हैं। और प्लस ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं दे आर वेरी गुड। आई मीन जो युवा है, युवा के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हाँ फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज लगाना, अच्छा जो ट्रेंड मैन पावर है उनको हायर करना, खुद से लर्निंग करना, प्लस जिन युवाओं ने युवतियों ने ऐसी कुछ पढ़ाई की हुई है, माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, जहाँ लैब टेस्टिंग ट्रेनिंग ली हुई है, दे कैन कम अप एंड सेट अप देयर ओन लैब्स। सिमिलरली इरिडेशन जो है वो भी एक उभरती हुई टेक्निक है जिसका कि अनलिमिटेड जो पॉसिबिलिटी है इंडिया में अभी, तो इसको एक्सप्लोर करें और कंट्रीब्यूट करें विकसित भारत के लिए। यही मेरा सभी युवाओं के लिए संदेश रहेगा। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहद महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी चर्चा के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे युवा उद्यमी, दर्शकगण, स्टार्टअप्स और नए लोग आएंगे और इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जैसा कि सर ने बताया, जो एक सनराइज सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं हैं बिजनेस की, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सपोर्ट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ग्लोबल मार्केट एक्सेस है। ये सब कुछ आज आपके साथ है। इसलिए अगर आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में करियर और बिजनेस बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यही समय है और सही समय है। इसी चर्चा के साथ मैं इस पॉजिटिव मैसेज के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा। सर अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।